सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 2 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है तस्वीर के दो पहलू। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार से लेखक हमें एक ही तस्वीर के दो पहलू दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, और वो भी बंदरों की कहानी के माध्यम से, बंदरों के व्यवहार के माध्यम से। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 2, तस्वीर के दो पहलू। पाठ परिचय जान लेते हैं बच्चों। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने बंदरों के व्यवहार पर प्रकाश डाला है कि कैसे दो अलग अलग परिस्थितियों में उनका व्यवहार एकदम विपरीत हो जाता है। अब आप बताइए, क्या आपने बंदरों को कीड़ा करते देखा है? तो इस पाठ के माध्यम से लेखक ने बताया है कि किस प्रकार से एक प्राणी का व्यवहार अलग अलग परिस्थितियां आने पर बदल जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ। मैं एक जंगली नागरिक हूँ, जंगली नागरिक की तरह रहता हूँ, नगर में खाता पीता और जीता हूँ, पर जीने का रस मुझे मिलता है जंगलों से, खेतों से, उपवनों से, झीलों से, पर्वतों से। जंगल में बैठकर प्रकृति के साथ मिलकर बातें करना, हंसना खेलना मेरे जीवन का एक खास शौक है। तो क्या कह रहे हैं लेखक? अपने बारे में कह रहे हैं कि वो एक जंगली नागरिक है, मतलब उनका जो व्यवहार है ऐसा है जैसे कि जंगल में रहने वाले लोगों का होता है, कि वो नगर में तो रहते हैं, वहां पर खाते पीते हैं, जीते हैं, लेकिन जो उन्हें मजा मिलता है वो जंगलों में, खेतों में, उपवनों यानी कि बगीचों में, झीलों में, पर्वतों में यहाँ पर मिलता है, क्योंकि ये प्राकृतिक चीजें हैं। उन्हें जंगल में बैठकर प्रकृति के साथ बातें करना, हंसना खेलना बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद है उन्हें। तो इस कारण उनके जो मित्र और परिवार वाले उन्हें क्या कहते हैं? पढ़ते हैं। मेरे मित्रों में और परिवार में ऐसे भी लोग हैं जो मुझे मेरे इस स्वभाव के कारण घुमक्कड़ कहते हैं, और ऐसे भी हैं जो बातचीत में घुमाव फिराव पसंद नहीं करते और सीधे सीधे मुझे आवारा कहते हैं। तो लेखक के इसी शौक के कारण उनके घर के, परिवार के, उनके मित्र, कुछ लोग उन्हें घुमक्कड़ कहते हैं, यानी कि हमेशा घूमने वाला, और कुछ उन्हें आवारा कहते हैं। आवारा यानी कि जिसके पास कुछ काम ही ना हो, निकम्मा व्यक्ति कहते हैं। उन लोगों की तर्क शैली संक्षेप में यह है, अरे भाई उठना बैठना चार साथी मित्रों में, यह क्या कि जंगल में अकेले जा पड़े। उन्हें समझाने को कभी मैं कहता हूं कि भाई जंगल में जाकर भी जो अपने आप को अकेला महसूस करे, उससे अधिक अभागा कौन होगा। तो वे इस तरह हंसते हैं कि जैसे कोई एकदम पागलपन की बात कह रही हो। तो उनके मित्र इस बारे में क्या तर्क देते हैं कि वो उन्हें आवारा कहते हैं, घुमक्कड़ कहते हैं, कि अगर बैठना ही है तो चार साथियों में, मित्रों में, दोस्तों में बैठो, ये क्या जंगल में अकेले अकेले जाकर पड़ गए मतलब। तो लेखक इस बात पर यही जवाब देता है कि जो जंगल जैसी जगह पर जाकर भी अपने आप को अकेला तन्हा महसूस करता है, उससे बड़ा बदकिस्मत कोई नहीं हो सकता। तो इस बात पर उनके सभी मित्र रिश्तेदार हंसने लगते हैं, जैसे कि मैं कोई पागलपन की बात कर रहा हूं। जंगलों में घूमना, या यूं कहूं कि नित नए जंगलों में घूमना मेरा स्वभाव है। उस दिन घूमने निकला तो जा निकला बंदरों के बाग में। तो कहता है लेखक कि जंगलों में घूमना या रोज रोज नए जंगलों में जाना मेरी आदत है। एक दिन वे घूमने के लिए जाते हैं और बंदरों के बाग में पहुंच जाते हैं। यहाँ सैकड़ों बंदर रहते हैं। वे क्या खाकर जी या पनप रहे हैं मैं नहीं जानता, पर हाँ, मंगल के दिन नगर के दो चार पुराने विचारों के सज्जन यहाँ आते हैं। इन्हें हनुमान का रूप समझ चने और गुड़ अवश्य खिला जाते हैं। पता नहीं उन्हें उस लोक परलोक में क्या फल मिलता होगा। लेखक कह रहे हैं कि इस बाग में 100 से ज्यादा बंदर हैं, और पता नहीं वो क्या खाकर जीते हैं, लेकिन कुछ पुराने विचारों वाले लोग हैं, 3-4 लोग होंगे जो कि हर मंगलवार को आकर इन्हें गुड़ और चने बांटते हैं, क्योंकि वो इन्हें हनुमान जी का रूप मानते हैं। पता नहीं वो ये कार्य किस लिए करते हैं, परलोक में उन्हें क्या ही मिलेगा, ऐसा लेखक को लग रहा है। पर वह कहते हैं, पर यह अवश्य है कि यहाँ का वानर दल न तो मनुष्यों से द्वेष रखता है और न वह ही खाता है। पालतू पशु की तरह प्रेम के मधुर पाश में बंध कर हिल सा गया है। लेकिन लेखक कह रहे हैं कि यह बात हम कह सकते हैं कि यहाँ का जो बंदरों का जो समूह है, ना तो वो मनुष्यों से ईर्ष्या करता है, ना ही उसे मनुष्यों से डर लगता है। वो तो बिल्कुल पालतू पशु की तरह रहते हैं मनुष्य के साथ, बिल्कुल जैसे कि प्रेम से वश में कर लिया हो मनुष्य ने इन्हें, बहुत मतलब मिलजुल कर रहते हैं। मैं एक वृक्ष की छाया में बैठ गया
और संस्कृत का मधुर प्रेमाभिनय मालती माधव पढ़ने लगा। तो क्या कहते हैं कि लेखक जाते हैं वहां पर एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। लेखकों का स्वभाव तो होता ही है पुस्तकें पढ़ना, वो भी एक संस्कृत की पुस्तक जिसका नाम होता है मालती माधव, जिसमें प्रेम अभिनय दिखाया गया है मालती और माधव का, वो पढ़ने लगते हैं। बहुत ही, वो कह रहे हैं बहुत अद्भुत रचना है, विचित्र रचना है। मालती की आतुरता, माधव का उत्कट अनुराग, मकरंद की प्रेमपूर्ण चातुरी पाठक को कोलाहल पूर्ण विश्व से उठाकर प्रेम के उल्लास में विश्व में पहुंचा देती है। पढ़ते पढ़ते मैं झूम उठा, खो गया और एक ही प्रकरण को बार बार पढ़ने लगा। देह शिथिल हो गई, आंखों में नशा सा छा गया, यह दुनिया ही निराली है। तो क्या कहते हैं आगे लेखक, तो बच्चों जो नाटक पढ़ रहे थे उसमें दिखाया गया है कि मालती किस प्रकार से बेचैन रहती है माधव के लिए। माधव का जो प्रेम दिखाया गया है, मकरंद की चतुराई दिखाई गई है। और ऐसी कहानी है, ये ऐसा ऐसा उपन्यास है जिसको अगर आप पढ़ोगे तो आपको विश्व के जो शोर शराबे है उससे हटाकर ये उसमें पहुंचा देगा, जिसमें आपको उल्लास, उत्साह ही उत्साह दिखाई देगा। पढ़ते पढ़ते लेखक भी झूमने लगता है और बार बार एक ही बात को पढ़ने लगते हैं और उनके ऐसा लगता है कि उनके शरीर में ऐसा लगता है कि स्थिर हो गए, धीमा हो गया उनका शरीर और आंखों में नशा सा छाने लगता है। ऐसा लगता है कि दुनिया बड़ी विचित्र है, बड़ी निराली है। नशा जरा ढीला पड़ा तो मेरा ध्यान वानर दल की ओर चला गया। वे अपने ही राग में मस्त थे। एक वृक्ष के नीचे कुछ वानर शिशु आपस में खेल रहे थे। एक बच्चा दूसरे की पीठ पर चढ़ने लगा तो तीसरे ने उसकी पूंछ पकड़कर खींच ली। जिसकी पूंछ खींची गई थी उसने उलटकर खींचने वाले का कान काट लिया। तो लेखक कहते हैं कि मेरा जो उपन्यास वाला जो नशा सा था जो मुझ पर छा रहा था वो उतर जाता है और मेरा ध्यान बंदरों की समूह की तरफ जाता है जो अपने ही खेल में लगे हुए थे, अपने ही राग में मस्त थे। एक पेड़ के नीचे कुछ बंदरों के बच्चे खेल रहे थे, वानर शिशु यानी कि बंदरों के बच्चे खेल रहे थे। एक बच्चा दूसरे की पीठ पर चढ़ रहा था, तीसरा उसकी पूंछ पकड़कर खींच देता है। जिसकी पूंछ खींची थी वह, जिसने उसकी पूंछ खींची थी उसको पलटकर उसके कान को काट लेता है। एक बच्चा पास के छोटे से वृक्ष से नीचे उतरा और उसने इन खेलते बच्चों में से एक का मुंह चूम लिया। उस छोटे शिशु ने भी उसका मुंह चूमना चाहा पर अपनी लघुता के कारण वह असफल रहा। तभी क्या होता है, एक बंदर, छोटा सा बंदर पेड़ के नीचे उतरता है और इन बच्चों में से एक छोटे से बच्चे का मुंह चूम लेता है, मतलब उसको प्यार करने लगता है। और वो छोटा सा बच्चा भी उसको प्यार करना चाहता था लेकिन वह कर नहीं पाता क्योंकि वो बहुत छोटा था। 2-3 बच्चों ने यह बात भाप ली और उस बड़े बच्चे को बलपूर्वक पकड़ धरती पर लिटा दिया। तो 2-3 बच्चे ये समझ जाते हैं कि इसको चूमना चाहता है, इसलिए वो बड़ा बच्चा जो चूमने के लिए आया था, मतलब प्यार करने के लिए आया था, उसको धरती पर लिटा देते हैं। छोटे शिशु ने यह देखा तो उसने लौटकर तड़ातड़ उसे 4 बार चूमा और पेट पर एक मीठी कटौती भी काटी। तो छोटा बच्चा आकर अब उसको बड़े वाले बंदर को प्यार करने लगता है। अब वह फुदक कर नीचे से उठा, उनमें से एक को गुदगुदाकर फिर पेड़ पर चढ़ गया। तो फिर वो उठता है, एक बच्चे के गुलगुली से करता है और पेड़ पर चला जाता है। प्यार में हार भी जीत है, जीत भी हार है। चारों ओर शैशव का साम्राज्य सा छा गया, चारों ओर सरसता बरस गई। तो कहता है कि लेखक इसको देखकर ऐसा लग रहा था कि जीत में भी हार होती है और हार में भी जीत होती है। चारों तरफ उन छोटे से बच्चों का, छोटे बानर शिशुओं का साम्राज्य दिखाई दे रहा था कि इन्हीं का राज चारों तरफ फैला हुआ है और चारों तरफ सरसता, बहुत ही प्यारा सा वहां का माहौल था। एक अन्य वृक्ष के नीचे एक वानर माता अपने 2 शिशुओं को सुलाने का प्रयत्न कर रही थी। हाँ, उसी के होंगे दोनों, पर वे अपनी बाल सुलभ चंचलता के कारण इधर उधर उछल कूद मचाने की चेष्टा में थे। तो एक और पेड़ के नीचे एक बंदर माता बैठी हुई थी, दोनों अपने बच्चों को सुला रही थी। लेकिन बच्चे जो बाल सुलभ, जो उनका स्वभाव होता है बच्चों का, उसके कारण क्या कर रहे थे, बार बार उछल कूद कर रहे थे। माँ जब तक एक को चूमकर सुलाने का प्रयत्न करती तब तक दूसरा उठ दौड़ता और जब वह दूसरे की ओर दौड़ती तो पहला अपनी बाल क्रीड़ा आरंभ कर देता। जैसे तैसे जब तक वह एक को हाथों में दबोच पाती तब तक दूसरा उसकी कमर पर चढ़ उसे धराशायी करने के विफल पर अत्यंत अध्यवसायपूर्ण प्रयत्न में जुट पड़ता।
माँ अत्यंत व्यस्त थी और परेशान थी, पर उसके मुखमंडल पर झुंझलाहट का कोई चिन्ह न था। तो माता और बच्चों का यही खेल लेकर देख रहे थे कि कैसे वो एक को पकड़ रही थी तो दूसरा भाग जाता, दूसरे को पकड़ती तो पहला भाग जाता। बार बार वो इसी खेल में लगे हुए थे। और अगर उसकी क्या करते, कमर पर चढ़कर उसको नीचे गिरा देते, धराशायी कर देते, नीचे करने का प्रयास करते, और इसी चीज में वो जुटे हुए थे लगातार। माँ बहुत व्यस्त थी और परेशान भी थी। व्यस्त थी मतलब उन बच्चों को ही सुलाने बुलाने बार बार पकड़ने में परेशान थी, लेकिन उसकी चेहरे पर झुंझलाहट नहीं थी, वो प्यार वाली परेशानी थी। एक तीसरे पेड़ की शीतल छाया में एक वानर दंपति प्रत्यक्ष ही अपने प्रेम का वितान तान रहे थे। वानरी पैर फैलाए बैठी थी और वानर उसकी एक जंघा पर अपना मस्तक रखे मीठी नींद ले रहा था। तो दूसरे एक और पेड़ के नीचे देखते हैं कि एक पति पत्नी मतलब बंदर और बंदरिया दोनों ही अपने प्रेम में मग्न थे और अपने ही अलग ही आनंद में व्यस्त थे। उसका एक हाथ वानरी के संपूर्ण कटी भाग को अपने में लपेटे था, मानो किसी ऋषि का मूर्तिमान आशीर्वाद किसी विपदग्रस्त अबला की रक्षा कर रहा हो। वानरी का दक्षिण हस्त किसी देवबाला के वरद हस्त की भांति वानर के ललाट प्रदेश पर विलसित हो रहा था। वानर के मुखमंडल पर सात्विक शांति की सरल आभा सुप्त सौंदर्य की प्रकाशमाला के साथ छिटक रही थी और वानरी की चमकीली एवं मादक आंखों में छलक रहा था प्रेम का पुण्य प्रतिबिंब। मानो प्रशस्त प्रकाश पूरित चंद्र की विमल ज्योत्सना द्वारा प्रक्षालित फूल के दो सुंदर कटोरों में निर्मल ओस बिंदु प्रलसित हो रहे हों। तो बच्चों ये बता रहे हैं इसमें कि किस प्रकार से वानर और वानरी आपस में प्रेम क्रीड़ा कर रहे थे, आपस में ही प्रेम में वो मग्न थे, एक दूसरे को प्यार करने में ही वो मस्त थे। चारों और प्रेम का यही साम्राज्य छाया हुआ था। तो चारों ओर यही उन्हें लेखक को चारों तरफ प्रेम ही प्रेम दिखाई देता है कि चारों तरफ प्रेम ही प्रेम बिखरा है। यहाँ पशु उपाधि वाले इस वानर जीवन से मैं बहुत प्रभावित हुआ, सोचने लगा इनमें परस्पर कितना प्रेम है, इनका जीवन कितना सरल है, न ईर्ष्या न द्वेष, न दूसरों को गिराकर स्वयं आगे बढ़ने की पतित भावना। तो लेखक कहता है कि चारों तरफ उसे प्रेम ही प्रेम दिखाई दे रहा था और वो सोचता है, वो इस वानर के जीवन से प्रभावित होने लगता है, बंदरों के जीवन से प्रभावित होने लगता है और सोचता है कि कितना प्रेम छाया है, यहाँ हर तरफ प्यार ही प्यार है, इनका जीवन कितना आसान है, ना ये आपस में एक दूसरे से जलन करते हैं, ना कोई द्वेष रखते हैं और ना ही इनके अंदर ये भावना है कि हमें दूसरे को गिराना है और आगे बढ़ना है। ऐसी गलत भावना भी इनके अंदर नहीं है। प्रकृति पुनीत गोद में ये अलग ही दुनिया बसाई बैठे हैं। मैं कवि के कल्पित प्रेम जगत से कपियों की इस प्रत्यक्ष दुनिया का तुलनात्मक विवेचन करता हुआ अपने घर की ओर चल पड़ा। तो कहता है कि प्रकृति यानी कुदरत की ये पवित्र गोद में कैसे आराम से ये रहते हैं, अपनी इन्होंने दुनिया बसा रखी है। और फिर मेरा जो मन था कवि की काल्पनिक जगत से ये मतलब और जो ये बंदरों की कपियों मतलब बंदरों की जो सामने मुझे दुनिया दिखाई दे रही थी, इन दोनों में तुलना करने लगा कि किस प्रकार से कवि एक कल्पना के जगत में जीते हैं और ये हमारी साक्षात दुनिया है। और यह कहते हुए वे अपने घर की ओर चलने लगते हैं। मैं पहले भी कई बार यहाँ आया, पर आज के इस निरीक्षण से वानर दल के प्रति मेरे हृदय में एक प्रकार की आत्मीयता हो आई। फलते आज यहाँ से चलते समय मैंने हृदय में एक मीठी कसक का अनुभव किया। तो वो लेखक कह रहे हैं कि बहुत बार वो यहाँ पहले भी आ चुके हैं, लेकिन आज उन्होंने जो अच्छे से देखा वानरों को, तो उनके हृदय में उनके लिए अपनापन जागा और वह यहाँ से जब जाने लगे तो उनके हृदय में उनके दिल में एक मीठी सी कसक थी, मतलब उनका मन नहीं था यहाँ से जाने का। मैं अपनी विचार वाटिका में एकांकी विहार करता हुआ धीरे धीरे घर की ओर आ रहा था। अचानक कहीं पास ही वानर दल की क्रोध भरी खोखो ने मुझे अपनी ओर आकर्षित किया। आंखें ऊपर उठाकर मैंने दृश्य देखा, उसने मुझे स्तब्ध कर दिया।
मैं अवाक रह गया। तो लेखक अपने विचारों में ही डूबा हुआ था और अकेले ही घूमता फिरता हुआ धीरे धीरे अपने घर की ओर आगे बढ़ रहा था। तभी उन्हें बंदरों की बहुत जोर जोर से आवाज सुनाई देती है, जो कि बहुत गुस्से वाली आवाज थी। वो उनका ध्यान उनकी ओर खिंच जाता है और जब वो देखते हैं तो सामने का नजारा देखकर एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं, मतलब एकदम से चौंक जाते हैं। बिल्कुल चुपचाप देखने लगते हैं। एक जालीदार गाड़ी में 50-60 वानर बंद थे। सभी के मुखमंडल पर क्रोध की कठोरता तांडव कर रही थी। एक दूसरे को फाड़ खाने को तैयार थे। सभी घायल थे, सभी क्षुब्ध। तो एक जालीदार गाड़ी में बहुत सारे बंदर बंद थे, 50-60 के करीब, और सभी के चेहरे पर गुस्सा दिखाई दे रहा था। गुस्सा की क्रोध की कठोरता तांडव करती, मतलब गुस्सा नाच रहा था। तांडव एक नाच का नाम है जो कि भगवान शिव के द्वारा किया जाता है, और सब एक दूसरे को फाड़ खाने के लिए तैयार थे, मतलब मारने के लिए तैयार थे। सभी घायल हो गए थे, सभी दुखी थे। गाड़ीवान ने बताया ये सुंदरपुर से पकड़कर हरिद्वार के जंगलों में भेजे जा रहे हैं, कि इनको सुंदरपुर से पकड़ कर लाया और इन्हें भेजा जा रहा है हरिद्वार के जंगलों में। मेरे कहने पर गाड़ीवान ने गाड़ी रोक दी। मैं और भी पास जाकर उन्हें गौर से देखने लगा। तभी गाड़ीवान जो गाड़ी को चला रहा था वो गाड़ी को रोक देता है। मैं पास जाकर उनको देखने लगता हूँ। लेखक कह रहे हैं, देखा है कि वानर चूचू जिसके सूखे मुख पर भूख की दीनता बरस रही थी, दूध पीने की इच्छा से अपनी माता की गोद की ओर बढ़ा, पर समीप आते ही माता ने उसे नोचना प्रारंभ कर दिया और फिर तो उसका मस्तक अपने दोनों हाथों में दबाकर इस तरह चबाया कि खून बह निकला। बच्चा चिल्लाया, तड़पा, पर मां के हृदय पर उसका कुछ भी प्रभाव ना हुआ। तो तभी क्या देखते हैं, लेकर एक छोटा सा बच्चा है, वानर का बच्चा, उसको भूख लग रही है तो वो अपनी माँ के पास जाता है, लेकिन माँ उसे दूध नहीं पिलाती बल्कि उसको मारने लगती है, नोचने लगती है, अपने अपने हाथ से उसके माथे को दबा देती है और उससे खून निकलने लगता है। बच्चा जोर जोर से चिल्ला रहा था, लेकिन माँ पर कुछ प्रभाव ही नहीं पड़ रहा था, उसका दिल प्रभावित नहीं हो रहा था। मातृत्व के साथ पैशाचिकता का ऐसा संयोग देखने का मुझे कभी अवसर न मिला था। मेरी अंतरात्मा कांप उठी। मैं उससे अधिक देखने का साहस न कर सका। तो लेखक कह रहे कि ऐसा उसने माता का ऐसा राक्षसी रूप नहीं देखा था कभी, और उसकी अंदर तक वह हिल जाता है, उसकी अंतरात्मा कांपने लगती है, और फिर वह और अधिक नहीं देखना चाहता था। लेखक क्या करे, यदि सागर ही शुष्क हो जाए, उसमें ही धूल उड़ने लगे, तो अन्यत्र जल प्राप्ति की आशा कौन मूर्ख करेगा। कह रहे हैं कि ऐसा रूप उन्होंने कभी नहीं देखा था। अगर सागर ही सूख जाए, उसमें ही धूल उड़ने लगे, तो हमें और कहीं से जल की प्राप्ति की आशा ही नहीं रह जाएगी। मातृत्व में यदि निर्दयता वास करने लगे, तो जीवन में किसी स्नेही, सरसता, वल्लरी के कुसुमित होने की संभावना कौन सा हृदय करेगा। क्या कह रहे हैं कि अगर माता ही निर्दय बन जाए, अपने ही बच्चों को स्वयं मारने लगे, तो इस संसार में हम कहां से प्रेम की आशा करेंगे, कहां से हमें लगेगा कि यहाँ पर फूल खिल सकते हैं। कोई नहीं कर सकता, क्योंकि माँ को तो सबसे ज्यादा प्यार करने वाला माना गया है। गाड़ीवान को प्रस्थान का संकेत करके मैं चल पड़ा। दूर तक वानरों की खो खो का भीषण निनाद मुझे सुनाई देता रहा। तो कह देता है लेखक गाड़ीवान से कि तुम जा सकते हो, और बहुत दूर दूर तक, लेखक को दूर दूर तक जाने पर भी बंदरों की आवाज सुनाई दे रही थी, उनका शोर सुनाई दे रहा था, जोर जोर से वो शोर कर रहे थे। यह दृश्य मेरे पूर्व परिलक्षित दृश्य के बिल्कुल प्रतिकूल था। यूं कहिए ये दोनों ही एक ही तस्वीर के दो पहलू थे। क्या कह रहे लेखक आगे, कि जो उन्होंने पहले दृश्य देखा था, पहला नजारा देखा था, उससे बिल्कुल अलग था, उसका बिल्कुल उल्टा था। यह हम कह सकते हैं एक ही तस्वीर के दो पहलू थे। मैं सोचने लगा, जो प्राणी उपवन में प्रेम की पुनीत प्रतिमा, सरसता की सुंदर निधि और स्नेह का सागर हैं, वहीं गाड़ी में बैठकर दानवता का अवतार, क्रोध का ज्वालामुखी एवं हृदयहीनता की मूर्ति कैसे हो गया। क्या कह रहे हैं लेखक, कि मैं विचार करने लगा इस बात पर कि जो बगीचे में जो बंदरों का जो रूप था, जो कि प्यार की पुनीत प्रतिमा यानी कि पवित्र प्रतिमा नजर आ रहे थे, पवित्र मूर्ति नजर आ रहे थे, उनके अंदर बिल्कुल सरसता, प्रेम, सुंदरता का खजाना, स्नेह का सागर, प्यार का सागर दिखाई दे रहा था। ठीक इसके विपरीत जब बंदर गाड़ी के अंदर थे, तो वो ऐसा लग रहा था कि दानव तक अवतार है, मतलब सारे राक्षस हो गए हैं,
उनके अंदर से क्रोध का ज्वालामुखी फट रहा था और उनके अंदर ऐसा लगता था कि हृदय तो है ही नहीं, ये कैसे हो गया। तब लेखक को अंदर से समझ में आता है, हृदय में एक हुक उठी, स्वतंत्रीय और पारतंत्रीय में यही तो अंतर है। क्या कहते हैं कि तभी मेरे हृदय में एक आवाज सी आती है, दिल में आवाज आती है कि यही अंतर होता है स्वतंत्रता और परतंत्रता में, यानी कि आजादी और गुलामी में। पहले के जो बंदर थे वो आजाद थे, आराम से कहीं भी घूम सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, लेकिन दूसरे वाले बंदरों को कैद किया गया था, इसीलिए उनका जो रूप था वो क्रोध वाला हो गया था, और पहले वाले बंदर प्यार में थे, प्रेम में थे। तो बच्चों, ये पाठ लिखा गया है कन्हैया लाल मिश्र जी के द्वारा, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी के द्वारा। हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ लिया है। हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। शब्द पिटारा में से, घुमक्कड़ घूमने फिरने वाला, अभागा बदकिस्मत, प्रेमाभिनय प्रेम का नाटक, उल्लासमय प्रसन्नता युक्त, बाल सुलभ बच्चों के समान, अध्यवसाय पूर्ण परिश्रम से भरा हुआ, वितान समियाना मंडप, ज्योत्सना चांदनी, आत्मीयता अपनापन, पैशाचिकता राक्षसीपन, निनांद गूंज शोर, आवारा निकम्मा, पनपना बढ़ना, आतुरता बेचैनी, शिथिल ढीला, धराशाही धरती पर लेटा हुआ, दंपति पति पत्नी, विपदग्रस्त अबला विपत्ति की मारी स्त्री, प्रक्षालित धुले हुए, तांडव एक नृत्य, कुसुमित खिले हुए फूलों वाला, परिलक्षित देखे हुए। तो बच्चों, ये हैं पाठ के शब्दार्थ जिन्हें आप बहुत अच्छे से याद करने का प्रयास करेंगे। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं बच्चों, जो कि है लेखनी कौशल में से। पहला प्रश्न पढ़ते हैं, करने का प्रयास करते हैं। सही उत्तर वाले गोले को रंगे। तो प्रश्न में 3 विकल्प है, 2 विकल्प गलत है, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। प्रस्तुत कहानी के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, सोहन लाल द्विवेदी। तो ये इसके जो लेखक है वो है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। लेखक किसकी तरह रहता है? जंगली नागरिक, शहरी नागरिक, ग्रामीण नागरिक। तो वह रहते हैं जंगली नागरिक की तरह। लेखक का क्या शौक है? प्रकृति के साथ मिलकर बातें करना, वह खेलना, कहानी लिखना, चटपटे व्यंजन खाना। तो लेखक का शौक है प्रकृति के साथ मिलकर बातें करना, वह खेलना। वृक्ष की छाया में लेखक क्या पढ़ रहा था? मालती माधव, नल दमयंती, राधा कृष्ण। तो वो पढ़ रहे थे मालती माधव। बंदरों को सुंदरपुर से कहाँ ले जाया जा रहा था? हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल। तो वह हरिद्वार ले जाए जा रहे थे बंदर बंद कर। अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर बच्चों कुछ वाक्य हैं अधूरे हैं, हमें उचित शब्दों से उन्हें पूर्ण करना है। करते हैं। पहला करेंगे, लेखक को लोग एक क्या कहते हैं? घुमक्कड़, घुमक्कड़ स्वभाव का व्यक्ति कहते हैं। आगे है, क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे परतंत्रता। परतंत्रता प्राणियों के स्वभाव को आक्रामक और क्रूर बना देती है। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने बंदरों के प्रसंग द्वारा स्वतंत्रता और परतंत्रता के स्वरूप, प्राणियों के व्यवहार, परिवर्तन पर प्रकाश डाला है। जंगल में बैठकर प्रकृति के साथ मिलकर बातें करना, हंसना और खेलना लेखक के जीवन का एक खास शौक है। तीसरे पेड़ की शीतल छाया में वानर दंपति पृथक ही अपने प्रेम का वितान कर रहे थे। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, सत्य कथन पर सही व असत्य कथन पर गलत का निशान लगाइए। यहाँ पर बच्चों कुछ वाक्य है, हमें सही गलत बताना है। करते हैं। नित्य नए शहरों में घूमना लेखक का स्वभाव है, गलत। वृक्ष की छाया में बैठकर लेखक मुंशी प्रेमचंद की कहानी पढ़ने लगा, नहीं, वो मालती माधव पढ़ रहे थे। एक वृक्ष के नीचे कुछ वानर शिशु खेल रहे थे, बिल्कुल सही। पशु उपाधि वाले इस वानर जीवन से लेखक को ईर्ष्या होने लगी, बिल्कुल सही। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने स्वतंत्रता और परतंत्रता के फलस्वरूप
प्राणियों के स्वभाव पर प्रकाश डाला है। बिल्कुल सही। तो बच्चों ये कार्य हमने अच्छे से समझकर पूर्ण कर लिया है। इसके बाद जो भी कार्य है वो आपको स्वयं करना है सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से ये बात जानी कि किस प्रकार से स्वतंत्रता और परतंत्रता के कारण हमारे स्वभाव में परिवर्तन आ जाता है। आशा करती हूँ ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।